नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के हालात ड्रामाई अंदाज में बदल रहे हैं। चंद दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया कि ये दो बयानिए की स्टोरी क्यों खेली गई। इस दो बयानिए की स्टोरी का हमारी मईशत से क्या ताल्लुक़ है। शहबाज शरीफ साहब का बार बार महवर पाकिस्तान की मईशत क्यों है। उनके हाथ ये तुर्क का पत्ता जो कि महंगाई की शुमारियात की सूरत में मौजूद है, वो क्या है। लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन फिर हैरान रह गए जब शाम को इसी बयानिए का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शुमारियात के ज़रिए ही ये बताया कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। लोगों की आंखें बहुत बाद में खुलती हैं, क्योंकि आप बेसिकली आपने आंखों में गोंद डाल रखी है, गोंद गीलू, और इसको आपने चिपका लिया है महदूद पैमाने पर मिलने वाली खबरों से। कल तक आप सोच सकते थे कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा को हटा दिया जाएगा और हटाने के बाद उनको ऐवान में भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपको अंदर की सटोरी नहीं पता। और इस तरह के बहुत सारे राज मेरे सीने में पेवस्त हैं, सारे बता दूं तो आग लग जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के भी कुछ इसी तरह के राज हैं। अगर बता दूं, फिर वही बात, अगर बता दूं तो आग लग जाएगी। आप लोगों को जिस ड्रीम लैंड के अंदर रखा हुआ है, उसे दीवाने की जन्नत कहते हैं। आज मौजू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगता है सरमाया। सरमाया कहां से आता है? सरमाया वहां से आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन सरमाया, अब कल मैं एक पाकिस्तान के, आप समझ लें, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर्स के पास बैठा हुआ था। ठीक है, शो पे नहीं आते वो, ना मीडिया पे आते। मुझे कहने लगे, यार अली ये पैसा आ कहां से रहा है। मैंने कहा सर, इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो मसला हो जाएगा। पाकिस्तान में पैसा आ कहां से रहा है? लोगों के पास इतना पैसा है यार, इतनी गाड़ियां निकाली हैं लोगों ने, आपकी सोच है, पैसा कहां से आ रहा है? नोबडी नोज। आप ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानदगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है, नोटू कहां से आ रहा है? मेरा सवाल है ना सादा सा, भाई नोटू कहां से आ रहा है? लोग तो भूखे पड़े हुए हैं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, 2 टके का काम इस मुल्क में हो नहीं रहा। मेडल आप लेकर आए 0, क्रिकेट आपकी 3rd क्लास, कहीं पे देखो ना, अमेरिका बोले कि हमारे यहाँ नोटू आ रहा है, बंदा मानता है यार, कोई बंदा चांद पे जा रहा है, कोई खला पे जा रहा है, नई इजादात हो रही है। पाकिस्तान में क्या नई इजाद हो गई? पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो है कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी कि ये नोटू कहां से आया है। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, दम मारो दम, ये नोटू वहां से आ रहा है। ये जो लगा रहे हैं ना लोग मस्ती वाला, और ये जो गोलियां मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन पे लिखा हुआ है XTC, आ तो रहा है। आपने भाई एक पकड़ा था ना इनका बंदा, नॉन लीग की मारूफ शख्सियत जिनका ताल्लुक शहर रावलपिंडी से है, आपने इसी चक्कर में पकड़ा था ना कि XTC की गोली या जो भी मंशियात की गोली थी वो ऑस्ट्रेलिया से मिली, उसकी सोर्स निकाली तो वो यहां से मिल गई। ऐसी ही कोई बात थी ना, कच्ची पक्की, मुझे याद है। भाई आपके मुल्क में तो सब चलता है। बोतल मिल जाए आप शहद की बोल देते हैं, उससे मरहम पट्टी भी कर लेते हैं। आपके यहां सब चलता है भाई, दुनिया अंधी नहीं है। चलें आ जाते हैं फिर अपने बुनियादी मौजू की जानिब, जो है स्टॉक एक्सचेंज, और हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अहमद चिनाई साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, डायरेक्टर हैं PSX के, और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन मामलात पर। वेलकम करता हूं सर आपको शो।
जी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद चुनाय साहब, आपकी बात काफ़ी हद तक इस हिसाब से दुरुस्त हो गई कि आपने स्टॉक एक्सचेंज की रेंज बाउंड एक्टिविटी के मुतालिक अपनी राय पिछली मर्तबा दी थी। साथ साथ मईशत के भी कुछ मामलात की जानिब हमें राग़िब किया था। अभी स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में स्टेलमेट सा आ गया है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि हम जब स्टेलमेंट कहते हैं तो ये स्टेलमेंट नहीं होता। आप डेली एक्टिविटी देखें तो डेली एक्टिविटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो डिजायर्ड लेवल्स हैं उस पर मौजूद है। लोगों का एक इंटरेस्ट है। जाहिर है, रोज ये तो नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती रहे और मार्केट में जो है वो विन विन पोजीशन रहे। मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं, मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे चलती है। मार्केट लोकल कंडीशंस को भी देखती है, मार्केट इंटरनेशनल सिनारियो को भी देखती है, और मार्केट जो है वो जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी जो है वो रिएक्ट करती है, या कोई इंसिडेंट हो जाए उस पर भी रिएक्ट करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि रोज का ये वॉल्यूम का मौजूद होना एक पॉजिटिव साइन है कि लोगों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स की खरीद और फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। रहा सवाल के मार्केट इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो वो रोजाना के हालात पर डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो सरमायाकार इस मार्केट में आता है उसकी हमेशा एक विन विन पोजीशन रहती है। लेवरेज में ज़ाहिर लोगों को मायूसी होती है कि मैंने आज लेवरेज का सहारा लिया है, कल बाजार गिर गई तो मेरा तो सरमाया डूब गया। तो ये एक दिन का खेल नहीं है। ये जब भी आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाते हैं कि जी 2-3 साल में तो फैक्ट्री बनेगी, चौथे साल में प्रोडक्शन आएगी, 2-3 साल स्टेबिलिटी आएगी, और फिर 5वें 6ठे साल में जाकर जो है वो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसी नजरिए से अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो वो उसका जब बेनिफिट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। आप पिछले चंद सालों का जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पे बैक देख लें तो मैं समझता हूँ कि एक विन विन पोजीशन है हम सब के लिए, और ये सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अजीब सी चीज़ है वैसे, लेकिन आप मुझे पता है उसका बड़ा मुतवाज़िन अंदाज में जवाब देंगे। बात यह कि जैसे इसहाक डार साहब के ऊपर ब्लेम डाला जाता है कि उन्होंने मसनूई अंदाज में डॉलर की कदर को ऊपर रखा, ऐसा चंद लोगों का कहना है कि शायद मसनूई तौर पर स्टॉक एक्सचेंज की कदर को भी ऊपर रखा जा रहा है जानबूझ के, और अगर इसकी उंगली को छोड़ दिया गया तो फिर ये अपने हिसाब से वहाँ जाएगा जहाँ लोगों ने सोचा भी कभी नहीं। क्या ये दुरुस्त है या गलत है? जी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जवाब देना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी 2, 4, 8, 10, 15, 20 प्लेयर की जागीर नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में अब लाखों की तादाद में सरमायाकार हैं, लाखों की तादाद में इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि वो ज़ाहिर एक मार्केट ट्रेंड को देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड अगर नेगेटिव जा रहा है तो वो भी नेगेटिविटी को फरोग देते हैं। मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है तो हर आदमी कहता है मैं भी माल ले लूं और मैं भी माल खरीद लूं, कल शायद डबल हो जाए, कल मुझे 10-20% का मुनाफा मिल जाए। तो ये एक एंटिसिपेटेड मार्केट भी समटाइम्स हो जाती है। ये नहीं होता कि जी चंद लोगों के हाथ में है, वो चाहे तो मार्केट को ऊपर कर दें, वो चाहे तो मार्केट को गिरा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मार्केट में एक सब्सटेंस मौजूद है। आप देख लें कि लेवरेज मार्केट जो है वो कम होती जा रही है, कैश मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका वाज़ेह सबूत यही है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है और मार्केट किसी एक के खरीदने या बेचने से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देती। अच्छा अहमद चुनाई साहब, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना था। जो आगाज़ में आपने देखा होगा मैंने लंबी चौड़ी तमीद खींच दी, तो लोगों के पास, सर आपने अभी बताया कैश, तो सर लोगों के पास इतना कैश कहाँ से आया, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा कैश कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर बिजनेसमैन खुद हैरान है, परेशान है कि इतना आइडल कैश लोगों के पास कहाँ से आया, किधर से पहुंचा है। आप कुछ हमें समझा सकते हैं? देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों का जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट्स थे उस कैश फ्लो को उन्होंने बाहर निकाला है।
जाहिर है जब मनी मार्केट में पोजीशन ये हो गई कि आपका 6-7% पे बेसिक इंटरेस्ट रेट आ गया, तो लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर्स की तरफ जाना शुरू किया। नंबर 2, आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में 3 या 4 हमारे पास इंडस्ट्री स्कीम आई है। जो ब्लैक मनी था या ग्रे मनी था, वो लोगों ने पाइप इन कर दिया और बड़ी तादाद में पैसे जो है वो इसमें आए। हम तो ये हमेशा ये कहते हैं कि जी अब भी बड़ा स्कोप है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। ये अगर इजाज़त दे दें और इस तरह की एमनेस्टी स्कीम जो है वो चलती रहें, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में एक अरसे तक अगर ये सिलसिला चलता रहे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो मैं समझता हूँ कि डिजिटलाइज भी हो जाती है। हमारी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाती है। जहाँ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हुई वहाँ पैसे जो है उसका फ्लो बेहतर होता है, इंडस्ट्रीज बेहतर तरीके से लग पाती हैं और लोग बिला खौफ खतर जो है वो अपना सरमाया इस्तेमाल कर सकते हैं। आज और कल में आप फर्क देखें तो पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ लोगों की एक्चुअल वर्थ है वो बढ़ रही है। इसकी बेसिक वजह 2 ही है कि एक तो जो ब्लैक का पैसा था वो वाइटनिंग स्कीम के जरिए बाजार में आया, फिर लोगों ने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस वजह से जो है वो आपको मनी मार्केट में जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड मनी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा, यानी आपकी इसके बारे में राय थोड़ी सी शायद मुख्तलिफ है और जैसे मैंने कहा कि मुतवाज़िन राय है। अगर पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है तो इसके माने फिर ये हुए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी इंपोर्ट करना ये नॉन इसेंशियल है। कैसी अजीब सी बात कर दी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल मौजूद हैं तो फिर हम आयल इतना ज़्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 2/3 अपनी ज़रूरियात इंपोर्ट करके और सिर्फ 1/3 अपनी प्रोडक्शन से पूरी कर रहे हैं। अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद चुनाय साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके नतीजे में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर हैं बहुत कम और उसकी वजह से सिर्फ 1/3 ज़रूरियात, माजी की बात कर रहा हूँ, अभी का मुझे नहीं पता, माजी में ये कहते थे कि 1/3 ज़रूरियात यानी 1/3 हम अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन 2/3 तो फिर हमें इंपोर्ट करके ही चलानी है सर। तो इसेंशियल इंपोर्ट्स पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, हमें नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, पामोलिन, आप खुद कारोबारी आदमी हैं, पाम ऑयल जो है ये पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स में से एक है। सिर्फ इन दोनों को कंबाइन कर लो तो ये मेजर चंक बन जाते हैं इंपोर्ट्स का। क्या कहते हैं आप, तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात होंगे? जी अहमद चुनाय साहब। अच्छा, अहमद चुनाय साहब के साथ भी दोबारा हम कोशिश करते हैं कि राब्ता बनाएं। बात कुछ ऐसी है नाजरीन के देखें, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के दरमियान तफरीक कौन करेगा? यानी अब दौर आ गया है एनर्जी कंजर्वेशन का, तो बेसिकली पेट्रोलियम मसनूआत ये पाकिस्तान की इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, इसका फैसला किसने कर लिया? क्योंकि देखें, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान की इंपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब क्यूमुलेटिव नहीं, अगर उनको सिर्फ एज ए ब्लॉक ट्रीट किया जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर दूसरा, वो भी कोई कम नहीं है पाम ऑयल, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ मादनी तेल यानी पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल यानी कि जो खाने पीने में इस्तेमाल होने वाला तेल है, ये सब इंपोर्ट हो रही है। तो इतना जो आप तेल खा रहे हैं घर पर खाने में डाल डाल के, फिर ये भी नॉन इसेंशियल होना चाहिए। अभी जिस मईशतदान को बुलाता हूं वो कहता है जी कुत्ते का खाना इंपोर्ट होता है। यार, कितने अरब डॉलर का कुत्ते का खाना इंपोर्ट हो जाता है? इतने तो कुत्ते नहीं है पाकिस्तान में। यानी गुफ्तगू का आगाज से होता है, बड़े बड़े मईशतदान आते हैं, कहते हैं कुत्तों का खाना बाहर से आता है। यार, आप सुपरमार्केट में जाते हो, 8-12 थैले कुत्ते के खाने के देखते हो, तो आपको लगता है ये इंपोर्ट इतना ज्यादा हो रहा है। कितना होगा? मेरा नहीं ख्याल ये एक मेजर चंक है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। अगले दिन हमने एक माहिर को भी बुलाया था, उन्होंने कहा शायद 2.5 अरब डॉलर के आसपास हो। मैं नहीं कह रहा, माहिर कह रहे थे, ठीक है। अब ये जो इन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है नॉन इसेंशियल, ये उसको कितना कम कर दोगे? इनके नज़दीक मोबाइल फ़ोन भी नॉन इसेंशियल है, इनके नज़दीक ऑटोमोबाइल भी नॉन इसेंशियल है। तो यार, इस हिसाब से अगर ऑटोमोबाइल नॉन इसेंशियल है तो फिर तो पेट्रोलियम मसनूआत भी नॉन इसेंशियल है। पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमत बढ़ेगी तो उसका बोझ किसके कंधों पर आएगा? जी सही समझे अंकल, आप ही के कंधों पे आएगा, आप ही को भरना पड़ेगा पेट्रोल महंगा। अभी आप बैठकर जो अपनी जमा खर्च कर रहे हैं और हिसाब लगा रहे हैं, रियाजी पढ़ा रहे हैं सबको,
तो समझने की, हमारे लोगों की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, हम मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज पे चल रहे हैं। और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज क्या है? मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज ये हैं कि हम कंटिन्यूसली इस डिबेट में पड़े हुए हैं कि इसेंशियल इंपोर्ट और नॉन इसेंशियल इंपोर्ट, इसेंशियल इंपोर्ट और नॉन इसेंशियल इंपोर्ट। अरे भाई, मैं तो सिर्फ सादी सी अब बात कहता हूं कि अगर तेल महंगा हो रहा है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में ज़्यादा है तो उसको कंजर्व करो। मेरे साथ अहमद चिनाई साहब दोबारा से राब्ते में आ गए। अहमद चिनाई साहब, आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। अब मसला कुछ ऐसा है कि ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इंपोर्ट के दरमियान ये अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी जो है, ऑटोमोबाइल जो है, ये नॉन इसेंशियल इंपोर्ट है और उसके अंदर डलने वाला पेट्रोल जो है वो इसेंशियल है, तो सर ये तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है और दुनिया भी देखकर हंसेगी, हमारा तमस्खरा उड़ाएगी कि ये कैसा मुल्क है कि जो गाड़ी है जिसमें तेल डलना है उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं, जो पेट्रोल है उसको इसेंशियल कहते हैं। तो कोई इनका दिमागी, वो यही कहेंगे इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। क्या कहते हैं आप? अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, दोनों जो है वो एक गाड़ी के लाजिम व मलजूम जुज है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो फ्यूल हो। फ्यूल अगर मौजूद है तो गाड़ी चलेगी, और गाड़ी चलेगी तो आगे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी, वरना जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर जब आप बात कर रहे थे कि जी ये प्राइसेस बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस बढ़ने का। हमारी सारी जितनी जरूरियात जिंदगी हैं, जितनी जो एसेंशियल या नॉन एसेंशियल आइटम की हम बातें करते हैं, उन सब में इंक्रीज आ जाता है। और वो इंक्रीज जाहिर है हमारे बजट डेफिसिट को जो है वो बढ़ा देता है, हमारे ट्रेड डेफिसिट को भी बढ़ा देता है, और हम किसी अच्छी पोजीशन में नहीं आते। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में इस बात पे जोर दिया है कि देखें, एज अ बिजनेसमैन आपको जब ऑयल प्राइसेस लोअर एंड पर होती है तो उस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है, और उस वक्त जरूरत होती है कि जितनी भी ये फ्यूल है, चाहे वो एलपीजी हो चाहे अपना तेल हो, उन सब की बरामदात को सही वक्त पर कर लिया जाए, सही वक्त पर बुकिंग कर ली जाए, हेजिंग कर ली जाए। देखिए, पाकिस्तान को एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ इनपुट को जो है वो रैशनलाइज करना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कब हमें फ्यूल की या अपना ऑयल की ज्यादा कंजम्पशन होती है और कितना हमें स्टॉक पीछे करना है, ताकि जब बढ़ती भी ऑयल प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में ना पड़े। ये एक बड़े वाइज डिसीजंस है और इसको मुकम्मल आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस बात से डरती है शायद कि मैंने अगर कोई फ्यूल बुक कर लिया और कल सुबह वो सस्ता हो गया तो मेरे ऊपर बात ना आ जाए और मैं नैब के धक्के ना खाते फिरूं। मैं समझता हूँ कि ये एक बिजनेस डिसीजन है जो वक्त पे कर लेना चाहिए, और इसकी एक रैशनलाइजेशन भी होनी चाहिए, और इसकी अप्रूवल भी जो है वो सब जगह पर। एक नुक्ता मेरे पास वक्त का मैं अहमद चिनाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि गैर मेयारी चाइनीज स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी कीमत के ऊपर बेचना ताकि किसी तरीके से बेहतरीन क्वालिटी के ब्रांड्स के नाम लिए बगैर, मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में दो मारूफ ब्रांड हैं, एक अमेरिकन एक कोरियन, जो कि दोनों जो है मेयार के हिसाब से बहुत बेहतर फोन तस्वर किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए और गैर मेयारी गैर मारूफ चाइनीज स्मार्टफोन को बेचने के लिए ये क्या हमारे मुल्क में किया जा रहा है कि मोबाइल फोन को भी गैर जरूरी यानी नॉन एसेंशियल बनाकर, ऐसे नहीं कि इंपोर्ट रोकी जा रही है बल्कि उसके उन दो को रोक के गैर मेयारी चाइनीज इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, या आपको समझ में आई तो मुझे बताएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो एक हमने एक वाविला मचाया हुआ है कि जी हमारी जो मोबाइल फोन है उसकी हमने यहाँ लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम आवाम की आंखों में झूल ढोक रहे हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पर लाकर उसके 6 या 7 पार्ट्स को जो है वो जोड़ना है, बैटरी डालनी है, 5-6 स्क्रू लगाने हैं और 2-3 जो है वो अपना आईसी वगैरह फिट कर देनी है। ये कोई फैक्ट्री नहीं हुई, ये कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारी आइटम जो है वो यहाँ बैठकर जो है वो फिट हो रही हैं, और उसके उस पर 3 से 4 हज़ार रुपए की ड्यूटी जो है वो हर फोन पे बच जाती है। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है हम होश के नाखून लें, सही मायने में हमें अगर अपनी मोबाइल फोन की यहाँ प्रोडक्शन करनी है तो उसके एक बैरोमीटर्स बनाए।
ड्यूटी पहले स्मगल होके आती थी, वो ड्यूटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के या उन लोगों के हाथों में चली जाती थी और मुल्क के खजाने में नहीं आती थी। आज हम उसको वेव करके यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के जमरे में नहीं आती। हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात करें कि जहां मुल्क को रेवेन्यू भी मिले और जब यहाँ पे रोजगार भी मिले, यहाँ इंडस्ट्री भी लगे। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें डिवाइस करनी पड़ेगी। नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।